So, in the last video, I was discussing about how, for a successful fish farming, certain prerequisites must be considered. There are pre-requirement to be considered before establishing a farm. What were those pre-requirements? Selection of the fish farm, type of water source, quality of water source, quality of the soil which we are using to construct our pond, the good supply of fish stock, uh, about the nutrition that we provide to the fish, and how the fish farmer must have basic scientific knowledge about fish farming, how he must use his common sense so that he can get a maximum output from his effort. लास्ट वीडियो या लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है एक सक्सेसफुल फ़िश फार्मिंग के लिए। हमें हमारी फ़िश फार्मिंग के लिए जो स्थान हम चुनते हैं वो उपयुक्त होना चाहिए। जो वाटर सोर्स है या वाटर सप्लाई है वो भी हमें निरंतर बनी हुई चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा जो वाटर सोर्स है वो सीजनल हो और कुछ समय बाद पानी का स्रोत जो है वो सूख जाए। हमें हमारे पॉन्ड का कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से करना चाहिए कि वहाँ पर पानी के निकासी और प्रवेश का उपयुक्त ध्यान रखा गया हो। वाटर की क्वालिटी हमें सुनिश्चित करनी चाहिए। वाटर का टेम्परेचर, पीएच, सॉल्ट कंटेंट, टर्बिडिटी आदि का हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि इन सब में यदि कोई भी विभिन्नता पाई जाती है या कोई भी डिस्क्रिशन पाया जाता है, ध्यान यदि इन सब बातों का नहीं रखा जाता है, तो इस पानी में जो मछलियाँ हमने छोड़ी हैं वह सरवाइव नहीं कर पाएंगी। तो हमें हमारे पानी की क्वालिटी का उचित ध्यान रखना होता है। जिस मिट्टी का प्रयोग हम कर रहे हैं हमारे पॉन्ड कंस्ट्रक्शन में, उसमें भी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। पानी को रिटेन करने की क्वालिटी होनी चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए, जिसमें कि हम हमारे फ़िश के लिए जो भी प्लांट है, वाटर प्लांट है आदि को हम ग्रो करा पाएँ। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और इन्हीं चीज़ों के संदर्भ में जब हम पॉन्ड की बात करते हैं तो हमें कई विभिन्न प्रकार के पॉन्ड्स को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। नेचुरल तरीके से जब हम मछली को पकड़ते हैं तो हमें इन विभिन्न प्रकार के पॉन्ड्स या ताल के बारे में जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है और उनके निर्माण की आवश्यकता भी नहीं होती है। हम सिर्फ हमारा जाल फेंकते हैं जिसमें हम हमारी मछलियों को पकड़ते हैं। लेकिन जब हम फ़िश फार्मिंग करते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार के पॉन्ड का निर्माण करना होता है। पिछले वीडियोज़ में मैं बता चुकी हूँ कि किस प्रकार से हम लोग ब्रीडिंग हापा या ब्रीडिंग पॉन्ड को कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके बाद हमारा हैचिंग हापा या हैचिंग पॉन्ड होता है या हैचिंग पिट होता है। इसके बाद मछलियों के स्फोटन के बाद हम उनको रियरिंग पॉन्ड में रखते हैं, जहाँ पर वो कुछ समय तक के लिए उनका पालन किया जाता है और फिर रियरिंग पॉन्ड से हम उन्हें नर्सरी पॉन्ड आदि में स्थानांतरित कर देते हैं। तो इसी के बारे में थोड़ा सा विस्तार में हम इस डिस्कशन में हम पढ़ेंगे। मछलियों के उत्तम विकास के लिए हमें निम्न प्रकार के या विभिन्न प्रकार के तालों का निर्माण करना आवश्यक होता है। पहले प्रकार का जो ताल है वह प्रजनन ताल या ब्रीडिंग पॉन्ड कहलाता है। पॉन्ड के लिए ये कुछ आवश्यक डेप्थ, गहराई वाला होना चाहिए। इस प्रकार से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं जहाँ पानी का आना, प्रवेश और निकास आसानी से किया जा सके। पॉन्ड को हम मिट्टी के द्वारा हम उसको
उसका लेपन होता है। कई प्रकार के पॉन्ड होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल पॉन्ड में सीमेंट आदि का भी प्रयोग किया जाता है, बट जनरली हम अर्थन बैंक एम्बैंकमेंट करते हैं। अर्दन का मतलब है मिट्टी का उपयोग करते हैं। पॉन्ड्स हम मछलियों के पालन के लिए, ब्रीडिंग के लिए, स्पॉनिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के पॉन्ड्स होते हैं। ये एक कंप्लीट पॉन्ड का पिक्चर है, जहाँ से पानी का इनलेट, पानी का आउटलेट, जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 तरफ से ऊंचाई को लिए हुए होना चाहिए और तीसरी तरफ उसमें ढलान होनी चाहिए। तो ये एक कंप्लीट पॉन्ड का पिक्चर है। टाइप्स ऑफ पॉन्ड, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रूड, नर्सरी, रियरिंग, स्टॉकिंग। स्टॉकिंग यानी संग्रह। तो इन सबको हम 1 बाय 1 देखेंगे। नर्सरी पॉन्ड स्मॉलेस्ट और शैलोएस्ट पॉन्ड होता है, सबसे छोटा और उथला। इसकी जो साइज़ है लगभग 0.02 to 0.05 हेक्टेयर है। पानी लगभग 1 मीटर गहरा होता है। रियरिंग पॉन्ड ये थोड़ा सा लार्ज होता है। साइज़ इसकी 0.08 से 0.2 हेक्टेयर है। नर्सरी और रियरिंग पॉन्ड सीजनल हो सकते हैं। स्टॉकिंग पॉन्ड और भी बड़ा होता है, पिक्चर में आप देख सकते हैं। 0.2 to 2 हेक्टेयर, 2 to 3.5 मीटर डीप। ये सीजनल हो सकता है या साल भर रह सकता है। मार्केटिंग पॉन्ड ये स्मॉल है बट गहरा होता है। इससे पहले कि हम ब्रूड स्टॉक और दूसरे प्रकार के पॉन्ड के बारे में बात करें, स्टेप वाइज पॉन्ड कंस्ट्रक्शन की हम बात करें, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉन्ड टाइप है वो होता है ब्रीडिंग पॉन्ड या प्रजनन ताल। ये सबसे पहले प्रकार का पॉन्ड होता है। और ब्रीडिंग पॉन्ड का मतलब होता है यहाँ पर हम मेल और फीमेल फिशेस को ब्रीडिंग के लिए हम छोड़ देते हैं। प्रजनन ताल का निर्माण मछलियों के प्रजनन करवाने हेतु किया जाता है। ये सबसे पहले प्रकार का पॉन्ड है। फर्स्ट टाइप ऑफ पॉन्ड कंस्ट्रक्शन that we make when we have to establish fish farm. As I have already mentioned before, we construct several small ponds. जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, मत्स्य फार्म में अनेक छोटे छोटे ताल या क्षेत्र मत्स्य पालन के विभिन्न कार्य हेतु बनाए जाते हैं। फॉर accomplishing various stages of fish we construct different pond. पहला प्रकार का जो पॉन्ड है वो ब्रीडिंग पॉन्ड होता है, जहाँ पे फिशेस को रखा जाता है, एडल्ट फिशेस को, फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीडिंग। ये जो ब्रीडिंग पॉन्ड है ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला नेचुरल ब्रीडिंग पॉन्ड और दूसरा इंड्यूस्ड ब्रीडिंग पॉन्ड। इनके बारे में भी हम थोड़ा बहुत पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। जो प्राकृतिक या नेचुरल ब्रीडिंग है, इसमें कल्चर योग्य यानी संवर्धन योग्य मछलियों के प्रजनन हेतु प्राकृतिक वास परिस्थितियां उपलब्ध कराई जाती है, जैसे बांध आदि। इसलिए इस तकनीक को बांध प्रजनन भी कहते हैं, यानी नेचुरल हैबिटेट के अंदर फिशेस को रखा जाता है फॉर ब्रीडिंग पर्पस।
ये पहले भी मैंने आपको बताया था, जैसे चिल्का बांध आदि, जहाँ से हम आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम नेट के द्वारा या मैश के द्वारा अंडों को हम लेते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, एक ड्राई बांध या बांध, दूसरा वेट बांध और तीसरा पक्का बांध। ड्राई बांध, यह उथला जल रखने की योजना बनाई जाती है। वर्षा ऋतु से बांध में पानी भरता है। 1 या 2 महीने के उपरांत बांध में जल सूख जाता है। दूसरा वेट बांध, इसमें जल की उपलब्धता कंटिन्यूअस यानी सतत रूप से पूरे वर्ष बनी रहती है। तीसरा पक्का बांध, ये मॉडर्न बांध होते हैं जहाँ प्रजनन यानी ब्रीडिंग के उपरांत समस्त बांध के पानी को निकाल दिया जाता है। तो नेचुरल ब्रीडिंग यानी ब्रीडिंग पॉन्ड्स जो हैं, इनका पर्पस क्या है? टू ऑब्टेन एग्स फ्रॉम द फिश। तो ये 2 प्रकार के हैं, नेचुरल ब्रीडिंग पॉन्ड एंड आर्टिफिशियल या इंड्यूस्ड ब्रीडिंग फार्म पॉन्ड्स, यानी हिंदी में हम इसको कहेंगे प्रेरित प्रजनन ताल। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन के द्वारा यह क्रिया संपन्न कराई जाती है। जैसे लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम ये पिट्यूटरी ग्लैंड के एक्सट्रैक्ट को हम बाय इंजेक्शन फिशेस में हम इंड्यूस करते हैं, और जो मैच्योर एग या स्पर्म है उसको हम बेली के अंदर प्रेशर देके बाहर हम इजेक्ट आउट करते हैं। हम उनको चम्मच से, स्पून की सहायता से स्पर्म और एग को मिक्स करते हैं, एंड आफ्टर फ्यू डेज हम उनको फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं। तो ये आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन कहलाता है, जिसमें कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। जो वाटर का टेम्परेचर मैंने आपको बताया था डेफिनेट होता है, वाटर का पीएच डेफिनेट होता है, और हार्मोन्स आदि के द्वारा हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन या इंसेमिनेशन हम करवाते हैं। थर्ड सेकंड जो पॉन्ड है वो कहलाता है हैचिंग पॉन्ड या स्फोटन ताल। अंडों से जब लार्वे निकलते हैं तो उन लार्वे को हैचिंग पॉन्ड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, यानी स्फोटन ताल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये 2 तरह के होते हैं, एक कहलाते हैं हैचरीज या स्फुटनशाला, और दूसरा कहलाते हैं हैचिंग हापाज। हापाज मैंने आपको बताया था किस प्रकार से बैम्बू को पॉन्ड के अंदर हम उसको गाड़ देते हैं और उस पर हम पतला मैश या थिन क्लॉथ हम एक पर्टिकुलर डायमेंशन में लगाकर हम उसको बांध देते हैं। हैचरीज छोटे साइज़ की होती हैं और इनमें हम आफ्टर हैचिंग फिशलिंग्स को हम डाल देते हैं। इसमें जल के सूखने व मछलियों के भक्षण करने वाले जीवों के प्रवेश का खतरा होता है। इस वजह से हम जनरली हैचरीज का उपयोग जो है वो कम करते हैं या बहुत ही निरीक्षण के साथ या मॉनिटरिंग के साथ हम करते हैं। जो नेक्स्ट टाइप का पॉन्ड है यानी पॉन्ड कैटेगरी 3, ये कहलाती है नर्सरी पॉन्ड। नर्सरी पॉन्ड, यहाँ पर हम मछलियों के शिशु को जाल के द्वारा पकड़ के हैचिंग हापा से नर्सरी पॉन्ड्स में डाल देते हैं। नर्सरी पॉन्ड का डायमेंशन अलग अलग
टाइप की फ़िशेस के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग मेथड के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, बट आइडियल इसका जो डायमेंशन है वो है 60x40x5, 60 मीटर इंटू 40 मीटर इंटू 5। इसमें खाद्य सामग्री, रासायनिक फर्टिलाइज़र्स दोनों ही कम मात्रा में डाले जाते हैं। सामान्यतः नर्सरी पॉन्ड में फिंगरलिंग्स या फिशलिंग्स अधिक संख्या में मरते हैं। इससे बचने के लिए हमें कंट्रोल्ड नंबर ऑफ फिंगरलिंग्स या फिशलिंग्स को डालना होता है। फोर्थ टाइप का जो पॉन्ड है ये रियरिंग पॉन्ड या पालन कुंड कहलाता है। फर्दर नर्सरी पॉन्ड से फिशेस जब कुछ और साइज़ में बड़ी हो जाती हैं, हम इनको रियरिंग पॉन्ड्स में डालते हैं और इसके बाद हम इन्हें स्टॉकिंग पॉन्ड में डालते हैं। मछलियों के शिशु को नर्सरी पॉन्ड से, रियरिंग का मतलब होता है पालन या रियरिंग पॉन्ड में हम उसको डालते हैं, जहाँ अपेक्षाकृत लंबे व संकरे ये होते हैं और शिशुओं को तैरने के लिए लंबे स्थान उपलब्ध कराते हैं। यानी ये रेक्टेंगुलर साइज़ के होते हैं, लंबे होते हैं, जहाँ पर फिशेस आराम से स्विम कर सके। इन तालाबों का जल भी स्वच्छ होता है तथा इनमें भी मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है कि यहाँ पर डाले गए फिश उनके प्रीडेटर्स द्वारा या बीमारियों द्वारा ग्रसित ना हो और इन्हें ऑप्टिमम फूड यानी जो खाद्य सामग्री है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो और इनकी मृत्यु ना हो। तो नर्सरी पॉन्ड से रियरिंग पॉन्ड में डालने के बाद फिशेस जब और थोड़े से बड़े हो जाते हैं तब इन्हें स्टॉकिंग पॉन्ड यानी संग्रह ताल में डाला जाता है। फिंगरलिंग्स को रियरिंग पॉन्ड से स्टॉकिंग पॉन्ड्स में स्थानांतरित करने के लिए कई सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। हमें यह देखना पड़ता है कि फिशलिंग्स जो है रोग से, परभक्षियों से, परजीवियों से बचे रहें। इनकी सुरक्षा के लिए कई उपाय हमें लेने पड़ते हैं, जैसे कि आयोडीन, कॉपर सल्फेट, एंटीबायोटिक, मिथाइलिन ब्लू आदि केमिकल्स का हमें उपयोग समय समय पर करना पड़ता है। एंटीबायोटिक के ड्रॉप्स हमें समय समय पर देने पड़ते हैं। जो फूड है वो न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ से भरपूर होना चाहिए, उनमें पोषण अधिक से अधिक होनी चाहिए। हमें उनका जो अमाउंट है वो भी प्रचुरता से उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। पॉन्ड्स में उचित खाद का प्रबंध किया जाता है ताकि जो प्लांट्स हैं वो वृद्धि कर पाएँ, फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो कर पाएँ। तो इस को करने के लिए, जैसे हम पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि डंक यानी गोबर और फर्टिलाइज़र्स आदि जो है वो समय समय पर डाला जाता है। चुनिंदा जातियों की मछलियों को एक साथ एक ही तालाब में जब हम कल्चर करते हैं तो वह कॉम्पोजिट फिश फार्मिंग या पॉलीकल्चर कहलाती है। यानी अलग अलग जातियों की चुनिंदा फिशेस को हम एक ही जगह पर कल्चर कर रहे हैं। इसके विपरीत मोनोकल्चर वह कल्चर विधि है जिसमें एक ही प्रजाति या एक ही जाति की मछलियों का पालन किया जाता है। जब हम कॉम्पोजिट या पॉलीकल्चर करते हैं तो इस विधि में मछलियों के पोषण के लिए भोज्य पदार्थों का मिश्रण प्रयोग में लाया जाता है, जिससे हर किस्म की मछली को अपनी पसंद का भोजन प्राप्त हो सके। ये आपस में वृद्धिकारी प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जिससे इनकी संख्या में उचित वृद्धि देखी जाती है। फर्स्ट 2 जो वीडियो लेक्चर था उसमें एक पिक्चर में पॉलीकल्चर फिश का एक स्लाइड था, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की
जो फिश स्पीशीज़ थी वो एक ही पॉन्ड में ग्रो कर रही थी। पॉलीकल्चर फिश की एक स्लाइड थी, तो उसको आप एक बार रेफ़र कर सकते हो। तो जब हम पॉलीकल्चर करते हैं तो ये आप फिशेस के लिए एक गुड ग्रोथ बेनिफिट देती हैं। इस प्रकार की टेक्निक इंडिया में भी यूज़ में हम लाते हैं। कई सारे फ़िश फार्म्स जो हैं वो पॉलीकल्चर फ़िश फार्म्स हैं, और जिन प्रजातियों को हम यूज़ करते हैं पॉलीकल्चर फ़िश फार्मिंग में वो हैं कटला, लेबियो, रेहू एक्सेट्रा। फीडिंग एंड हार्वेस्टिंग पॉन्ड्स, ये पॉन्ड नर्सरी के फिंगरलिंग्स या फिशलिंग के उचित पोषण के उपरांत इनके आकार में वृद्धि की गणना की जाती है। इच्छित वृद्धि के उपरांत इन्हें भविष्य के उपयोग के लिए पकड़ लिया जाता है तथा स्टॉक पॉन्ड में नवीन छोटी मछलियों के साथ छोड़ दिया जाता है ताकि इनकी संख्या स्थिर बनी रहे। मछलियों को पकड़ने के लिए स्कूप नेट, डिप नेट व कास्ट नेट का उपयोग किया जाता है। जब when we have grown our fish to a certain size, then from the rearing or nursery ponds, the fishes, they are kept in a stocking pond after assessing their weight, size and number. They are kept in the stocking pond for substantial amount of time. Stocking pond में मछलियों को निश्चित समय के लिए रखा जाता है और फिर इन मछलियों में से कुछ मछलियों को हम अगेन ब्रीडिंग पर्पस के लिए सिलेक्ट करते हैं। इन मछलियों में से कुछ मछलियों को हम ऑप्टिमम साइज़ तक ग्रो करने देते हैं फीडिंग और हार्वेस्टिंग पॉन्ड के अंदर। फीडिंग और हार्वेस्टिंग पॉन्ड में इन मछलियों को उचित मात्रा में भोजन दिया जाता है, इन्हें हार्वेस्ट किया जाता है जिस प्रकार से हम हमारे खेती में फसल को उचित समय आने तक हम उसको खेत में रखते हैं और उसके बाद हम उसकी कटाई करते हैं। ठीक इसी तरीके से फीडिंग और हार्वेस्टिंग पॉन्ड में फिशेस को ऑप्टिमम साइज़ नंबर तक हम आने तक हम रखते हैं और उचित साइज़ और एज की हो जाने के बाद हम उन्हें मार्केट में सेल कर देते हैं। कुछ मछलियों को हम अगेन ब्रीडिंग पर्पस के लिए सिलेक्ट करते हैं। सो वी हार्वेस्ट the fishes in the harvesting pond for certain amount of time till they reach appropriate age, weight and size. After that we select good fishes for again breeding purpose, and some fishes we sell them into the market. How do we catch the fish? We have several types of net like scoop net, dip net and cast net. What should be the food for culturable fish? सामान्यतः we know that fishes, they are omnivorous, but like already discussed, the culturable fish should be most probably वेजिटेरियन। मछलियों को ज़्यादातर शाकाहारी होना चाहिए ताकि वो दूसरी मछलियों को
ना खा पाए। और इन मछलियों का